तो आज पढ़ लेते हैं बीएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री की यूनिट सेकेंड सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स का फर्स्ट टॉपिक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। शायद आपने 11वीं क्लास में पढ़ रखा होगा, और अगर नहीं पढ़ा हो तो डीपली करके बीएससी लेवल का मैं पढ़ाऊंगा आपको। बस बोर्ड पे फोकस रखना है और ये टॉपिक आपको समझ लेना है ठीक से। तो नोटबुक पेन साथ लेके बैठे, जो लिखवा रहा हूँ बोलूंगा वो लिखते रहना सबका सब, ठीक है। मैं डाल देता हूँ हेडिंग सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स का फर्स्ट टॉपिक। क्या टॉपिक है हमारा? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अच्छा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हाँ सर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ओके सर, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट में कहते हैं इसको वीवीटी, ठीक है भाई। शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको? वीवीटी, और हिंदी में कहते हैं संयोजकता बंध सिद्धांत, लिख लेना आप, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और भैया शॉर्ट बोलोगे तो वीवीटी कर दो। और अगर हिंदी में बोला जाए इसको तो उसको बोला जाता है हिंदी में संयोजकता बंध सिद्धांत। बड़ा इजी टॉपिक है, देखो एक लाइन से पूरे का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देखो, एक साइंटिस्ट का नाम है हिटलर और लंदन, ठीक है। हिटलर और लंदन ने इस थ्योरी का प्रतिपादन किया। खैर मैं हिटलर लिख पाऊंगा कि सन 1927 में इस थ्योरी का प्रतिपादन हिटलर ने किया। और लास्ट में एक साइंटिस्ट और आते हैं, पाउली और स्लेटर आता है, और उन्होंने इस थ्योरी का जब विस्तृत रूप से अध्ययन करा तो बहुत सारी अवधारणाएं निकाली इस थ्योरी की, बहुत सारी परिकल्पनाएं निकाली। तो सबसे पहले इस थ्योरी का प्रतिपादन किसने करा? 1927 में हिटलर ने किया। किसने किया बेटे? हिटलर ने। मैं लिख दे रहा हूं कि भाई इस थ्योरी का प्रतिपादन, क्योंकि आपको थ्योरी लिख के आनी है बढ़िया करके, तो भैया इस थ्योरी, ठीक है, इस थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया? इस थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया मेरे भाई? हिटलर ने किया है। किसने किया है? हिटलर ने किया है, ठीक है। हिटलर ने सन 1900 सन 1927 में, ठीक है, किया था, है ना। और इसके बाद में एक दो साइंटिस्ट और आए हैं जिन्होंने इस थ्योरी का विस्तृत अध्ययन करा है कि रियलिटी में ये थ्योरी क्या फील करवाती है आपको, और आप भी इस थ्योरी को फील करो बढ़िया करके, है ना। तो सन 1933 में, ठीक है, पाउली, साइंटिस्ट का नाम क्या है बेटे? पाउली, ठीक है, एक साइंटिस्ट का नाम है पाउली तथा स्लेटर ने इस थ्योरी का विस्तृत अध्ययन किया। इस थ्योरी का क्या किया बेटे? इस थ्योरी का विस्तृत अध्ययन किया। ध्यान देना है, बहुत अच्छा करके, यानी कि विस्तृत अध्ययन किया। ओके सर, अध्ययन किया, ठीक है। तो ये तो थी कहानी किसके बारे में? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। और ये थ्योरी केवल कोवलेंट बॉन्ड को समझाती है। कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है उस चीज को शो करती है। अगर तुमसे पूछा जाए कि यार वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का प्रतिपादन हिटलर ने 1927 में किया और 1933 में पाउली और स्लेटर ने इस थ्योरी का विस्तृत अध्ययन करा, फिर किताबों में छपी, है ना। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई ये थ्योरी किस काम में आती है तो क्या बताओगे आप? तो उसका एक ही आंसर होगा कि सर ये थ्योरी जो है कोवलेंट बॉन्ड को स्पष्ट करती है। मैं लिख दे रहा हूं बेटे, क्योंकि ये लाइन 100 रुपए की है, इस लाइन पे ध्यान देना, क्योंकि सारी की सारी कहानी इस थ्योरी की इसी लाइन पर आधारित है कि ये थ्योरी किस काम में आती है भैया? कोवलेंट बॉन्ड की, यानी कि कोवलेंट बॉन्ड को स्पष्ट करती है। कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, यानी कि सहसंयोजक गुण कैसे आते हैं, या सहसंयोजक बॉन्ड कैसे बनता है। अब लगाओ अंदाजा आप। तो ये है थ्योरी, ठीक है सर, ये है थ्योरी कोवलेंट बॉन्ड, याद कर लेना ठीक से, कोवलेंट बॉन्ड को स्पष्ट करती है। कोवलेंट बॉन्ड को स्पष्ट करती है, ओके, स्पष्ट करती है। ओके सर, ये थ्योरी कोवलेंट बॉन्ड को स्पष्ट करती है। भैया बीएससी में पढ़ लो, बीएससी लेवल का पढ़ो, ये नहीं कि 2-3 एजम्पशन पढ़े, इसके 2-3 परिकल्पनाएं पढ़ी और हो गया काम, लिख कर आ गए। नहीं, हमें समझा के आना पेपर में, अपनी भाषा में समझा के आना, ठीक है, तो नंबर मिलते हैं बीएससी में। तो ये थ्योरी कोवलेंट बॉन्ड को स्पष्ट करती है। अब इस थ्योरी की निम्नलिखित अभिधारणाएं हैं, लाइन पे ध्यान देना बेटे। इस थ्योरी की क्या है? इस थ्योरी की निम्नलिखित अभिधारणाएं हैं। ओके सर, इस थ्योरी की निम्नलिखित अभिधारणाएं, क्या बात है सर, क्या बात है। निम्नलिखित अभिधारणाएं या परिकल्पनाएं हैं या आकर्षक बिंदु हैं जिसकी वजह से आप इसकी ओर आकर्षित हुए कि इस थ्योरी की निम्नलिखित अभिधारणाएं हैं। तो पहली अभिधारणा यह है कि भैया जब भी कोवलेंट बॉन्ड बनेगा वो ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग द्वारा बनेगा। जैसे कि दो सिक्के होते हैं ना, ओवरलैपिंग का मतलब समझते हो? ओवरलैपिंग, एक के ऊपर एक को चढ़ा के रखना, उसे बोला जाता है ओवरलैपिंग। किस फॉर्म में? देखो, ये मेरे पास है एक एस ऑर्बिटल, ओके भैया, ये मेरे पास 1s है, ये न्यूक्लियस होता है क्योंकि एस ऑर्बिटल के केंद्र में नाभिक होता है। फिर मेरे पास क्या बेटे, एक फिर 1s आ गया, 1s हो गए। अब क्या होगा तुम्हारे पास,
इन दोनों, इसको बोलते हैं ऑर्बिटल, क्योंकि एस की आकृति गोलाकार होती है भैया, एस की आकृति कैसी होती है, गोलाकार होती है। अब इसको पर चढ़ा दो ऐसे करके, इसको जो है इसको ऊपर चढ़ा दो, तो इसको बोलाता है बेटे ओवरलैपिंग। तो ये मेरे पास एस एस हो जाएगा, मेरे पास क्या हो जाएगा बेटे, ये एस एस ओवरलैपिंग हो गई। क्या हो गई, ये एस एस ओवरलैपिंग हो गई। तो ओवरलैपिंग का मतलब एक के ऊपर एक को चढ़ाना। तो जब भी कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा वो ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग द्वारा बनेगा, ये फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है। यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड, ध्यान देना बेटे, कोवैलेंट बॉन्ड हमेशा याद करो, कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है याद कर लो ठीक से, कोवैलेंट बॉन्ड कि भैया कोवैलेंट बॉन्ड वो ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग द्वारा बनता है, ओवरलैपिंग द्वारा बनता है, ठीक है भाई। ओवरलैपिंग इसको हिंदी में कहते हैं अतिव्यापन द्वारा बनता है ना, कोवैलेंट बॉन्ड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग द्वारा बनता है। ओके सर, कितना बढ़िया पॉइंट बताया भाई, मैंने नहीं बताया, ये हिटलर ने बताया है, पाउली और स्लेटर ने बताया है, ठीक है। तो कोवैलेंट बॉन्ड जो है ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग द्वारा बनता है, ठीक है सर, बनता है। ओके 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 सर, अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताओ कोवैलेंट बॉन्ड कितने एटम्स के बीच बन सकता है, 3 एटम या 4 एटम? कोवैलेंट बॉन्ड कितने एटम्स के बीच बनता है भैया, ना 3 के बीच बनता है, या ना 4 के बीच बनता है, ये बनता है मात्र 2 एटम्स के बीच। तो जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो भैया 2 एटम्स यानी कि 2 एटम्स के बीच बनता है। ध्यान देना, जिनके बैलेंस शेल में अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जिनके बैलेंस शेल में क्या होता है बेटे, अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अनपेयर मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, क्या होगा तुम्हारे पास, अनपेयर मतलब समझ तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, जिनका जोड़ा ना हो, भले ही 5 हो, 2 4 के जोड़े बन जाएंगे लेकिन एक का जोड़ा नहीं बनेगा। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन को हिंदी में कहते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो। तो भैया कोवैलेंट बॉन्ड 2 एटम्स के बीच बनता है जिनके बैलेंस शेल में अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं हमेशा। अगर बैलेंस शेल में अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ले लिया, चलो मैंने लेता हूं नियोन का परमाणु क्रमांक 2,8 होता है, ठीक है। तो कभी भी नियोन जो है कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बना पाएगी, क्योंकि भैया इसके बैलेंस शेल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ठीक है। तो ये जो है कभी भी कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बना पाएगी। तो कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है, ध्यान देना लाइन पे, ये शर्त होती है इसकी, कोवैलेंट बॉन्ड जब भी बनेगा हमेशा याद करना, कोवैलेंट बॉन्ड 2 एटम्स के बीच बनता है, ठीक है सर। कोवैलेंट बॉन्ड्स 2 एटम्स के बीच बनता है, क्या बात है, बीच बनता भैया, ये बिल्कुल सिंपल वाले बनता है, ठीक है। ये सिंपल वाले एजम्पशन है, बिल्कुल बहुत सिंपल सी थ्योरी लिखवा रहा हूँ। ये कोवैलेंट बॉन्ड 2 एटम्स के बीच बनता है जिनके बैलेंस शेल में यानी कि संयोजी कोष में, जिनके बैलेंस शेल में ओके सर, जिनके बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटे, अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन, तभी तो जोड़ा बनेगा। एक की साझेदारी होगी तो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे हमारे पास इस टाइप से, 1 इलेक्ट्रॉन इसका होगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसका होगा। तो भैया जो मेरे पास ये ओवरलैपिंग हुई है, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एक सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कोवैलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ध्यान देना, कोवैलेंट बॉन्ड 2 एटम्स के बीच बनता है जिनके बैलेंस शेल में अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ओके सर, ठीक है। 2 एजम्पशन हो गए। थर्ड एजम्पशन ये आता है कि भैया जब कोवैलेंट बॉन्ड बन गया, जैसे दूध से दही बन गया, तो दही मिल गया आपको, दूध खत्म हो गया। वही कहानी ये होती है, समझ लो ना, दूध से जब दही बन गया तो दही बन गया आपको दही मिलेगा, अब दूध आपको नहीं मिलने वाला है। वही कहानी ये होती है कि एटॉमिक ऑर्बिटल यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड बनने के पश्चात जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो अपनी पहचान खो देते हैं, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, यानी कि वो कोवैलेंट बॉन्ड बनने के पश्चात थर्ड अजम्पशन है मेरे पास ये वाला, ध्यान देना लाइन पे। थर्ड अजम्पशन क्या है बेटे, कोवैलेंट बॉन्ड बनने के पश्चात, ओके सर, कोवैलेंट बॉन्ड बनने के पश्चात, कोवैलेंट बॉन्ड बनने के पश्चात, ठीक है, बनने के पश्चात, ओके सर, कोवैलेंट बॉन्ड बनने के पश्चात एटॉमिक ऑर्बिटल यानी कि ऑर्बिटल अपनी पहचान खो देते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड बनने के पश्चात ऑर्बिटल्स, ठीक है, ऑर्बिटल्स अपनी पहचान क्या करते हैं बेटे, खो देते हैं, अपनी पहचान खो देते हैं, अपनी पहचान खो देते हैं, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड बनने के पश्चात ऑर्बिटल्स अपनी पहचान खो देते हैं। अच्छा, 1-2 एजम्पशन और सोचो जरा इसके बारे में क्या होगा, ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिटल बन गए यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड बन गया, ऑर्बिटल ने अपनी पहचान खो दी। अच्छा, 1-2 एजम्पशन और बताओ इस थ्योरी के। वो एजम्पशन ये होता है जब कोवैलेंट बॉन्ड बन जाता है ना, ये कोवैलेंट बॉन्ड बनने के पश्चात जो ऑर्बिटल होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों का स्पिन अपोजिट होता है। ऐसा करके देखो, ध्यान देना बेटे जरा बोर्ड पे, ये मेरे पास है, ठीक है, ये मेरे पास बने से इसमें 1 इलेक्ट्रॉन घूम रहा,
फिर मेरे पास भैया बने से इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। जब इनके बीच में ओवरलैपिंग होगी तो जो ये मेरे पास ऑर्बिटल है, यहाँ जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन होंगे उनका स्पिन कैसे होगा, अपोजिट होगा। एक का ऊपर को होगा और एक का कैसा होगा बेटा तुम्हारे पास, नीचे को होगा। एक का ऊपर को और एक का नीचे को होगा। एक का स्पिन कहाँ को होगा, ऊपर की ओर होगा। एक का स्पिन कहाँ को होगा बेटा, नीचे की ओर होगा। ठीक है, ध्यान देना दोनों का स्पिन क्या होता है, अलग अलग होता है। यानी कि कोवालेंट बॉन्ड बनने के पश्चात, मैं लिखवा रहा हूँ, इसका 4th नंबर है मेरे पास ये, कि कोवालेंट बॉन्ड, ध्यान देना, कोवालेंट बॉन्ड बनने के पश्चात। ओके सर, कोवालेंट बॉन्ड बनने के पश्चात, बनने के पश्चात। ओके सर, कोवालेंट बॉन्ड बनने के पश्चात, क्या बात है यार, कोवालेंट बॉन्ड बनने के पश्चात ऑर्बिटल्स में, ठीक है, ऑर्बिटल्स में, यानी कि ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन होता है, ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इस चीज़ को, जो इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन होता है, लाइन पे ध्यान देना, जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन मतलब चक्रण जो होगा वो भैया अपोजिट होता है। चक्रण जो होता है स्पिन वो कैसा होता है आपका, अपोजिट होता है, अपोजिट होता है। ठीक है सर, अपोजिट होता है। तो कोवालेंट बॉन्ड बनने के पश्चात जो ऑर्बिटल में स्पिन, यानी कि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन होता है वो कैसा होता है, अपोजिट होता है, उल्टा होता है। एक का ऊपर को होगा और एक का नीचे को होगा। अच्छा ठीक है, एक 4th नंबर की थ्योरी आ गई। 4th नंबर की थ्योरी यह है कि ओवरलैपिंग जितनी ज़्यादा होगी बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी अधिक होगी। ओवरलैपिंग जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी अधिक होगी और बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी। एग्जाम्पल मेरे पास कि भैया जब मेरे पास ये वाला बॉन्ड इतना बड़ा है, एक बॉन्ड इतना बड़ा है, एक बॉन्ड इतना बड़ा है, कौन सा बॉन्ड मजबूत होगा, किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, किसकी पावर ज़्यादा होगी, बॉन्ड पावर किसकी ज़्यादा होगी, ये वाला बॉन्ड मजबूत है या ये वाला बॉन्ड मजबूत है या ये वाला बॉन्ड मजबूत है। आपके मन में तो यार यह होगा कि जितना बॉन्ड बड़ा होगा वो उतना मजबूत होगा, नहीं होता है। ठीक है, आप एक इतना बड़ा डंडा लो तो वो तोड़ दोगे आराम से, आप उसको आप तोड़ दोगे, लेकिन आप ये जो मार्कर देख रहे हो ना, ये बहुत छोटा है, इसको तोड़ने के लिए आपको बहुत पावर लगानी पड़ेगी। तो बॉन्ड जितना छोटा होता है ना उतना मजबूत होता है, और बॉन्ड जितना बड़ा होगा वो उतना कमज़ोर होता है। ध्यान देना, तो छोटा बॉन्ड मजबूत होगा, इसकी पावर ज़्यादा होगी, फिर इसकी पावर और कम हो जाएगी और इसकी पावर और कम हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान देना, जितना बॉन्ड छोटा होगा उसकी बॉन्ड पावर क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी। कहने का मतलब यह है कि ओवरलैपिंग जितनी ज़्यादा होगी, ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग जितनी ज़्यादा होगी, बॉन्ड पावर उतनी ज़्यादा होगी और बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी। ठीक है, यानी कि ऑर्बिटल्स में, कहा है बेटे, ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग, ध्यान देना, ओवरलैपिंग जितनी अधिक होगी, ओवरलैपिंग जितनी अधिक होगी, जितनी अधिक होगी, ठीक है बेटे, बॉन्ड स्ट्रेंथ यानी कि बॉन्ड पावर उतनी अधिक होगी, उतनी अधिक होगी, तथा बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी। क्या बेटा, उतनी कम होगी। ध्यान देना, अगर ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग जितनी अधिक होगी, बॉन्ड पावर उतनी अधिक होगी, ध्यान देना, तथा बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी। तो बॉन्ड लेंथ कम होगी तो बॉन्ड पावर क्या होगी, अपने आप बढ़ जाएगी, है ना। इस चीज़ पे तो मैं देखो एक पॉइंट, और इसका मैंने खास स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आपने ना लिया हो तो तार लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी इसका जो है हमारे पास थोड़ा सा काम रहेगा। चलो साहब देखो फिर ध्यान से, ठीक है, तो ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग जितनी अधिक होगी, बॉन्ड पावर उतनी अधिक होगी, और तथा बॉन्ड लेंथ क्या होगी बेटा, उतनी कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, अभी इसमें ही है, इसी का मेरे पास क्या है, ओवरलैपिंग रेंज जो होती है, ध्यान देना बेटे बोर्ड पे, ओवरलैपिंग सीमा का जो क्रम होता है, ओवरलैपिंग सीमा का क्रम जो है मेरे पास निम्नलिखित है, ध्यान देना, लाइन पे निम्नलिखित है। अच्छा ठीक है सर, कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा जो ओवरलैपिंग होती है वो भैया पीपी है मेरे पास, उससे कम ओवरलैपिंग होती है एसपी में, और सबसे कम ओवरलैपिंग होती है तुम्हारे पास किसमें बेटे, एसएस में। ठीक है, सबसे ज़्यादा ओवरलैपिंग किसमें होती है, पीपी में होती है, उससे कम ओवरलैपिंग मेरे पास एसपी में होती है, और उससे कम ओवरलैपिंग मेरे पास होती है एसएस में। यानी कि जब दो पी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करते हैं तो उनके बीच में ज़्यादा होगी ओवरलैपिंग, और एक एस और एक पी करेगा तो ओवरलैपिंग कम हो जाएगी, और एसएस में ओवरलैपिंग और कम हो जाती है। समझ में आया कुछ। ठीक है, जैसे देखो लाइन पे ध्यान देना, जैसे ये मेरे पास है H, ठीक है, अब इस H के पास क्या है, ये ऑर्बिटल है, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, प्लस देखो, फिर ये मेरे पास क्या है, H है,
अब इस के बाद भी क्या है मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ओवरलैपिंग करवा दो। मैं ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शो कर दे रहा हूँ, ये मैंने यहाँ शो कर दिया। अब इनके दोनों के बीच में ओवरलैपिंग करवा दो। जब भैया मैं ओवरलैपिंग करवाऊंगा तो कुछ इस टाइप से आपको ये ओवरलैपिंग देखने को मिल जाएगी। ये एच होगा मेरे पास, ये एच होगा, एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन ऊपर को होगा, एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन नीचे को हो जाएगा। ये भी 1s है और बेटे ये भी 1s है। तो यहाँ जो ओवरलैपिंग हुई है वो कौन सी हुई है, एस ओवरलैपिंग हुई है। और ये देखोगे कोवैलेंट बॉन्ड बनने के पश्चात जो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों का स्पिन होता है वो कैसा होता है, अपोजिट होता है। आप इसको लिख सकते हो S2 लिख सकते हो उसको आप, ये लिख सकते हो खाली S सिंगल बॉन्ड H, ठीक है, S सिंगल बॉन्ड H, ध्यान देना इस पे। तो S सिंगल बॉन्ड H भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है, तो हमारा यहाँ क्या बन गया, सिंगल बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो पहला मेरे पास एजम्पशन कौन सा था, पहला पॉइंट मेरे पास ये था कि भैया कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है वो ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग द्वारा बनता है। दूसरा पॉइंट ये था कि जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो दो एटम्स के बीच बनता है जिनके बैलेंस शेयर में अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तीसरा पॉइंट ये था कि ऑर्बिटल यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड बनने के पश्चात ऑर्बिटल अपनी पहचान खो देते हैं, है ना। चौथा पॉइंट ये था कि ऑर्बिटल मतलब कोवैलेंट बॉन्ड बनने के पश्चात ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों का स्पिन अपोजिट होता है। और पांचवा पॉइंट ये था कि ओवरलैपिंग जितनी अधिक होगी बॉन्ड पावर उतनी अधिक होगी और बॉन्ड लेंथ हमारी क्या होगी, उतनी कम होगी। तो पीबी में ओवरलैपिंग सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद में एसपी में, उसके बाद में मेरे पास एसएस में, ठीक है। इस चीज़ से आप सबका सब पूरी की पूरी व्याख्या कर सकते हो, है ना। अब देखो जरा मेरे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है लिमिटेशन ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। लिमिटेशन ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है बेटे, लाइन पे ध्यान देना, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो पहली लिमिटेशन ये है कि ये थ्योरी केवल कोवैलेंट बॉन्ड को स्पष्ट करती है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड यानी कि उप सहसंयोजक बंध के बारे में कोई सूचना नहीं देती है। लाइन पे ध्यान देना, यह थ्योरी केवल, ध्यान दे बोले बेटे जरा बोल पे ध्यान दो, ये थ्योरी केवल कोवैलेंट बॉन्ड, ध्यान देना कोवैलेंट बॉन्ड, ये थ्योरी केवल कोवैलेंट बॉन्ड को स्पष्ट करती है। ओके, ये थ्योरी केवल कोवैलेंट बॉन्ड को स्पष्ट करती है, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड यानी कि उप सहसंयोजक बंध के बारे में, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में कोई सूचना नहीं देती है, ओके, समझ में आया, कोई सूचना नहीं देती है, ठीक है भाई। तो बस ये थ्योरी कोवैलेंट बॉन्ड को स्पष्ट करती है। अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में जाओगे तो ये थ्योरी कोई सूचना नहीं देगी। नेक्स्ट देखो जरा, सेकंड नंबर ये है मेरे पास, ये थ्योरी कोवैलेंट बॉन्ड की, यह है थ्योरी कोवैलेंट बॉन्ड की दिशा प्रकृति को स्पष्ट नहीं करती है, ठीक है। बस दो लिमिटेशन बहुत हैं इसकी। ये थ्योरी कोवैलेंट बॉन्ड की दिशा प्रकृति को स्पष्ट नहीं करती है। आप लिख सकते हो कि ये थ्योरी कोवैलेंट बॉन्ड की आकृति के बारे में भी कोई सूचना नहीं देती है। ध्यान देना, ये थ्योरी कोवैलेंट बॉन्ड की आकृति के बारे में भी कोई सूचना नहीं देती है। आप लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो कोवैलेंट मॉलिक्यूल की आकृति के बारे में कोई सूचना नहीं देती है। बस दो लिमिटेशन बहुत हो गई। तो ये थ्योरी केवल कोवैलेंट बॉन्ड को स्पष्ट करती है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में कोई सूचना नहीं देती है, और ये थ्योरी कोवैलेंट बॉन्ड की दिशा प्रकृति को स्पष्ट नहीं करती है ना। अब नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, इस चैप्टर के नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स।